हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे थिंक टैंक की बुक से, और जिसमें हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चंस करने, और मैंने आपको बताया था सेक्शन बी में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद फिर नीट के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी में जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, फिर जेईई के जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। और इसमें एक पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बताया गया, अगर उसको हम देखें तो देखते हैं यहाँ पर क्या आपको बताता है। देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है। आपको यहाँ पर कुछ सोल्यूशन से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, और उनका टर्म है, उनका फॉर्मूला किसके साथ फिट बैठेगा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बात आती है। तो इसको भी देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपको बताया गया वांट ऑफ फैक्टर, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करा दूँ। यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास है थर्ड वाले में। तो अब अगर हम आते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ का फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपको मोलर मास देता है तो नॉर्मल मोलर मास, मतलब जिसको कहते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। तो अब बताओ कि इसके साथ जाएगा। और केएफ को आपको पता है, इसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से, फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले से मैच करता हुआ दिख रहा है। फिर सोल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं बताओ, आइसोटोनिक सोल्यूशन, जो कि ये सेकंड वाले से मैच करेगा। फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बचा है सोल्यूशन विद द सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर। ठीक है, तो वेपर और सोल्यूशन फॉर्म में सेम कंपोजिशन जिसको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ए वाला जा रहा है किसके साथ, थर्ड के साथ। ये तीन ऑप्शन में ए थर्ड के साथ जा रहा है। उसके बाद बी वाला जाएगा फर्स्ट के साथ, तो ये दो ऑप्शन अभी लड़ाई में है। उसके बाद सी कह रहे हैं कि सोल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सेकंड के साथ जा रहा है। तो अब बताओ कि ये रहा सेकंड में, तो बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और डी वाले में फोर्थ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया, ये एनसीईआरटी की बुक में टेबल बना हुआ, वहीं से ही जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपको बताया गया वी हैव अ 3 एक्वस सोल्यूशन NaCl का, लेबल्ड एज ए बी सी करके 3 एक्वस सोल्यूशन दिया गया है। उनकी कंसंट्रेशन पहले वाले का 0.1 मोलर है, दूसरे का 0.001 मोलर और तीसरे का 0.001 मोलर रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर दिस सोल्यूशन विल बी इन ऑर्डर। तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, तो क्या होगा अगर उसको हम देखें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ए वाले सोल्यूशन में आपको बताया गया कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, बी वाले के लिए आपको बताया गया 0.01 मोलर है, और सी वाले के लिए आपको बताया गया 0.001 मोलर है। ये 3 सोल्यूशन वहाँ पर है, तीनों NaCl का है। देखो, वैसे तो आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप डाइल्यूशन करते चले जाते हो, डाइल्यूशन करते चले जाते हैं, डाइल्यूशन मतलब वहाँ पर अगर हम उसकी कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन होता चला जा रहा है बोले तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर उसकी कम होती चली जाएगी तो याद रखना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डिसोसिएशन उसका बढ़ने लगता है, डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। और जब डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, और जब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ का जो टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर वो भी इंक्रीज कर जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास कौन है, ये NaCl है, और NaCl आपका क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाता है, चाहे वहाँ पर हम कम कंसंट्रेशन ले, ज़्यादा कंसंट्रेशन कुछ भी ले, वो क्या कर जाता है, आपको पता है 100% डिसोसिएट कर जाता है। और जब कोई चीज़ 100% डिसोसिएट करती है तो याद रखना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि I बराबर किसके हो जाएगा, N के हो जाता है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। उस कंडीशन पे वांट ऑफ फैक्टर N के बराबर हो जाता है। और कितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर बनते हैं, एक मॉलिक्यूल से NaCl से आपको पता है N बराबर 2, तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। भले ही हम कंसंट्रेशन डिफरेंट क्यों ना ले, I की वैल्यू आपको हर जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। याद रखना, इसलिए हम यहाँ पर जो टिक करेंगे कहेंगे IA बराबर IB बराबर IC, ये हमारा ऑप्शन होगा, हम इसको टिक करते हैं। हाँ, आपकी NCERT की बुक में एक टेबल दिया गया है और उसमें एक स्टार बना करके लिखा गया, वहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर NaCl की वैल्यू और ज़्यादा दे दिया I की वैल्यू। लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन में हमें मेंशन कर देता, पूरे क्वेश्चन में एक जगह हम ऐसा बोल देता कि अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है NaCl का,
तब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं और कहते हैं जहां पर कंसंट्रेशन सबसे कम है वहां पर आई की वैल्यू सबसे ज्यादा, जहां पर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम। लेकिन उसको ये बोलना पड़ेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है, जैसे NaCl वगैरह सबको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उनको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये बोलो कि वहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि किसका कम किसका ज़्यादा। लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, चाहे इतनी कंसंट्रेशन चाहे इतनी चाहे इतना, हर जगह वो 100% टूटेगा, और 100% टूटेगा तो हर एक केस में आई की वैल्यू 2 ही आएगी। आया समझ में? तो क्वेश्चन को ये करना था। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है 54, क्या बोल रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 75% बाई मास, बाई मास लिखा है, द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज। अब देखना इसका मतलब क्या होगा। यहां पर आपको बताया गया, ध्यान से समझना, 75% बाई मास का कोई एक सोल्यूशन है, ठीक। ये तो दे करके फिर कह रहे हैं कि उस सोल्यूशन में हमें वॉल्यूम बताओ, अगर उसका केवल 30 ग्राम हमारे नाइट्रिक एसिड का उस सोल्यूशन में प्रेजेंट हो तो उसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब समझो, देखो बाई मास बोला है, मतलब सोल्यूट का भी मास बोलना है, पूरे सोल्यूशन का भी मास बोलना है। तो इस लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, कहेंगे हमें ये ज्ञात हो रहा है 70 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 ना, 70 ग्राम ऑफ, क्योंकि आपको नाइट्रिक एसिड बताया गया HNO3, आप ऐसे कहेंगे कि प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। याद रखना, अगर वो कहता है 75% मास बाई वॉल्यूम, तब इनके लिए मास यूज करते हैं, इनके लिए हम वॉल्यूम का टर्म ml यूज करते हैं। लेकिन बाई मास बोल दिया मतलब मास बाई मास की ही बात चल रही है, तो इतना हो जाता है। और बताओ ये मास बाई मास का हिसाब तो हम बता दिए कि 100 ग्राम में 75 ग्राम होगा, या फिर 75 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 1 ग्राम प्रेजेंट होगा 100/75, फिर 30 ग्राम का तो मास बता सकते हैं कितना मास होगा उस दौरान पूरे सोल्यूशन का। लेकिन हमसे करिए नहीं भाई, हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताओ। तो हम बताएंगे कि पूरे सोल्यूशन का अगर हमें वॉल्यूम पता होता तो हम आसानी से बता देते कि 30 ग्राम कितने वॉल्यूम में होगा, 75 का जब पता चल जाए तो। लेकिन अब सवाल आता है कैसे किया जाए। तो हमें पता है कि अगर कोई बात नहीं, पूरे सोल्यूशन का मास हमें पता है और सोल्यूशन की डेंसिटी यहाँ पर दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई। अब बताओगे मास अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 1.25। आप देख रहे हो 1.25, 100 को 1.25 डिवाइड करेंगे तो आपका 80 आ जाता है, मतलब ये इतना ml। पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 80 ml। तो अब इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूं, अब फिर से 100 ग्राम सोल्यूशन को लिखने से अच्छा हम यहाँ पर अगर चाहें तो 180 ml सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहेंगे 75 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा 80 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो ये बताओ, तो 1 ग्राम कितने में होगा, 1 ग्राम ऑफ HNO3, 1 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 80/75, इतने ml ऑफ सोल्यूशन में, इतना ml ऑफ सोल्यूशन में। तो हमसे कितने ग्राम का पूछा जा रहा है, 30 ग्राम ऑफ HNO3। बताओ भाई 1 ग्राम का जब हिसाब आ जाए ना, फिर जितने का पूछा जाए उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, इतने ग्राम ऑफ, इतने ml ऑफ सोल्यूशन। अब इसको हम जब यहाँ पर काटते हैं तो आपका यहाँ पर काट पीट के आप सॉल्व करेंगे, आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 32, ठीक है, 32। तो आपका यहाँ पर 54 में कितना आ जाता है, आपका 32 आ जाता है। बस यही आपको देखना था। सबसे मेन ये था बाई मास, अगर आप यहाँ पर गलती करते थे, कहाँ पर गलती, आपको लगता है वॉल्यूम पूछा था 75 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में, गलती, ठीक है। और याद रखना कि और यहाँ पर हमें क्या इंप्रूव करना था कि यहाँ पर बाई मास बोला गया, तो मतलब सोल्यूट का भी अमाउंट मास में बताना है, और यहाँ पर पूरा सोल्यूशन को भी मास में बताना है, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर यह था कि हमें वॉल्यूम पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, मास अपॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके 100 ग्राम का मतलब क्या कितना वॉल्यूम बन के तैयार होगा वो बता दिया। फिर कहेंगे इसका मतलब 75 ग्राम जो 100 ग्राम सोल्यूशन में था, फिर कह सकते हैं 75 ग्राम प्रेजेंट था 80 ml ऑफ सोल्यूशन में, फिर 1 ग्राम, फिर 30 ग्राम का बता सकते हैं। चलिए
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं जो भी लेटेस्ट पूछे गए हैं वहाँ पर, तो उनके बारे में यहाँ पर देखा जा रहा है। कहा गया कि यहाँ पर एक सोल्यूशन है 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट बेन ट्रीटेड विथ 0.01 मोलर K2Cr2O7 गिव्स ग्रीन कलर सोल्यूशन ऑफ ये। इसका मतलब समझो पहले इतने लाइन का मतलब, जब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलते हैं तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये कंपाउंड कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अगर दोनों आपस में मिलेंगे तभी ग्रीन कलर जनरेट होगा, ठीक। फिर कहते हैं द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड एज सोन, और एसपीएम जो यहाँ पर लिखा गया इसका मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखना एक सोल्यूशन K2Cr2O7 का एक सोल्यूशन CuSO4 का है, ये साइड X है, ये साइड Y है, इनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट को ही अलाउ करता है मूवमेंट के लिए। अगर वहां पर आप देखेंगे ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट है सेम टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्वेंट को मूव करने के अलाउ देता है ऊपर। चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि अगर यहाँ से यहाँ पर अगर कुछ जा सकता है तो केवल सॉल्वेंट जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताइएगा कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 है, लेकिन आपको पता है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। जब हम देखेंगे मूवमेंट्स कहाँ पर होगा ये सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पर क्या कर जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है I/C को चेक किया जाता है। किसको चेक करते हैं? I/C। अगर हम I/C K2Cr2O7 का चेक करें तो क्या आ जाएगा? ये वांट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो केवल कंसंट्रेशन से ही डिसाइड करते हैं कि मूवमेंट्स कहाँ पर होगा, ठीक है, सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा I/C देखा जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं इनके लिए I की वैल्यू आपको बताया 2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3 आ जाएगा, और C जो K2Cr2O7 का 0.01 है, ये आपका हो जाएगा 0.03, ठीक है, ये I/C की वैल्यू है। अब अगर मैं अगला दूसरा आपको बताऊं यहाँ पर I/C की वैल्यू कॉपर सल्फेट के लिए I/C, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर CuSO4 का, तो इसके लिए आपकी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और C की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.05, और 5 × 2 कर देंगे यहाँ पर 0.10 आ जाता है ना। I/C की वैल्यू इनकी, I/C की वैल्यू इनकी है। तो अब हिसाब से देखा जाए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आप बताओगे कॉपर सल्फेट वाली I/C की वैल्यू ज़्यादा है। ये मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ये हमें ज़्यादा कंसनट्रेट दिखेगा। अब बताओगे ये कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, इनकी कम होगी, ठीक है, ये लो होंगे क्योंकि इनका 0.03 है, इनका 0.1 है, ये हाई होगा, ठीक है जी। और आपको पता है अगर लो है हाई तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो नेट कहाँ से कहाँ पर होगा, आप बताओगे X साइड से Y साइड सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। और जैसे जैसे सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, याद रखना यहाँ पर वाटर की मात्रा, जो भी हमारा सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ेगा तो इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो अब आते हैं ऑप्शंस क्या होगा उसको समझते हैं। कह रहे कि ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व ऑन X साइड, कह रहे ग्रीन कलर, ये दोनों मिलते हैं तो ग्रीन कलर बनता है। कह रहे X साइड Y साइड में आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, गलत। क्यों? आपको पता है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये हमारे सोल्यूट है K2Cr2O7 और CuSO4। जब सोल्यूट यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाएगा तो आपस में मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ पर बन पाएगा वहां पर ग्रीन कलर। और अगर हमको लगता है कि कॉपर सल्फेट चल के यहाँ पर चला, नहीं, सोल्यूट तो मूवमेंट ही नहीं करता है, केवल सॉल्वेंट करता है। और जब सॉल्वेंट करेगा तो आपको पता है ना तो ये सोल्यूट कभी भी ग्रीन कलर ना तो यहाँ पर आएगा ना तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि सोल्यूट की वजह से होगा, दोनों सोल्यूट मिलेंगे तब, लेकिन वो मिल ही नहीं सकते। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या है। दूसरे में भी कह रहा है ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व इन साइड X, अब बताओ ये भी गलत, किसी साइड नहीं मिलेगा। अब आता है कह रहे हैं मोलरिटी ऑफ CuSO4 सोल्यूशन इज लोवर्ड, कह रहे हैं कि CuSO4 सोल्यूशन की मोलरिटी घट जाएगी, कंसंट्रेशन कैसे घट जाएगी, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन पे था तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट नेट इधर होगा, इधर जैसे जैसे सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। कह रहे हैं मोलरिटी ऑफ K2Cr2O7 सोल्यूशन लोवर्ड, नहीं, यहाँ से जब सॉल्वेंट निकल करके यहाँ पर जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी और इनकी डिक्रीज कर जाती है। तो अब बताओ कि यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है आपका ये C वाला हो जाएगा, कि लोवर्ड मतलब कि यहाँ पर घट जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर मूव करके जा रहा है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताया गया है 2 मोल ईच ऑफ इथाइलिन, 2 मोल, 2 लोग हैं ईच, कह रहे पहले से इथाइलिन ग्लाइकोल है और दूसरा ग्लूकोज,
आर डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट है हमारा। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का क्या होगा अगर उसको हम देखें तो देखो बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात आती है तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नो, ठीक है। ये टी बी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट से डेल्टा टी, और हमसे सोल्यूशन का ही पूछा, टी बी आपका सोल्यूशन का है तो ये इधर है आकर के प्लस हो जाएगा, बताओगे टी बी नॉट प्लस डेल्टा टी बी, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। और आपको पता है टी बी नॉट कौन है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट्स, और वहां पर सॉल्वेंट हमारा कौन है वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हर किसी को पता ही होगा टी बी नॉट। डिग्री सी की बात आएगी तो 100 डिग्री सी बोलते हैं, और केल्विन की बात आती है तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 373.15। देखो वैसे तो 273 जोड़ देते हैं 273 डिग्री सी को अगर केल्विन में लेके जाना है 273 नॉर्मल जोड़ते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15। अगर किसी डिग्री सी वाली वैल्यू में जोड़ते हैं तब जाके एग्जैक्ट केल्विन में पहुंचते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका टीबी लिख दिया केल्विन के साथ 373.15 केल्विन। चलो अब आते हैं यहाँ पर, अब बचेगा, चलो ये तो इसका जुगाड़ हो गया, अब बचता है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी को निकालने के लिए फॉर्मूला हर किसी को पता होगा, ठीक है। तो के बी इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी को हम लिखेंगे डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी, डेल्टा टी भी आ जाएगा। चलो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर अगर के बी की वैल्यू आती है क्वेश्चन में आपको दिया है 0.52 इंटू सोल्यूट, अच्छा यहाँ पर याद रखना ये दोनों क्या मोल हो गया ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। मोलेलिटी को लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको ओपन नहीं करना, हमें मास नहीं दिया सोल्यूट का, मोल दिया। तो के बी की वैल्यू आपको दिया है 0.52, और मोल याद रखना दो हैं लोग हमारे पास, दो सोल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लूकोज, दोनों के कितने कितने मोल है 2, तो टोटल मोल सोल्यूट के कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर याद रखना दोनों के मोल को ऐड करना पड़ेगा जितने भी सोल्यूट है इंटू 1000, और अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी की बात करते हैं वो हमारा वाटर है सॉल्यूट, उसका मास आपका 5। चलो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ये 2 हो जाता है, 4 दूनी 8, और 8 का अगर यहाँ पर 0.52 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, और 5 चौक 20, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाता है, और यहाँ पर 8 5 40 ऐसा आता है 41, ठीक है। तो 2 अंक के बाद 10 आपका आ जाएगा 4.16, डेल्टा टीबी कितना आ जाता है 4.16। अब आता है टीबी, और टीबी बराबर आपको बताया है इसका कितना 373, वाटर का 373.15 प्लस 4.16, और जब इनको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे 377.3, इतना केल्विन आ जाता है, ठीक है, ऐसे ए वाला आ जाता है, आ समझ में। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर, चलिए 57 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ पर एंथैल्पी, यहाँ पर आपको पता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, और यहाँ पर टी है M1R TF अपान डेल्टा एस फ्यूजन, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। चलो मैं आपको देखूँ क्या ये लाइन सही है। केएफ का जो फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है M1R TF का स्क्वायर अपान डेल्टा एफ, यहाँ पर फ्यूजन की बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म्स है थर्मोडायनेमिक टर्म्स है वहाँ पर ये, तो अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला पता होगा, थर्मो में पढ़ते हैं, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपान टी, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर डेल्टा एच की जहाँ पर लिखें, डेल्टा एच फ्यूजन की जहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एस फ्यूजन इंटू आप यहाँ पर टी एफ लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं जो ये फॉर्मूला हम लोग के हमारी बुक में लिखा गया है, यहाँ पर M1R TF स्क्वायर, और डेल्टा एच फ्यूजन की जहाँ पर लिखना चाहिए टर्म्स हम वहाँ पर लिख सकते हैं, हम कहेंगे डेल्टा एस फ्यूजन इंटू टी एफ। अब देख रहे टी एफ ऊपर नीचे थे कैंसिल हो जाएगा, बताओगे M1R TF अपान क्या हो जाएगा
डेल्टा एस फ्यूजन, ये आ जाता है। तो कहने का मतलब ये बात इन्होंने जो बताई वो सही बात बताई है। अगर कन्वर्जन किया जाए तो हम यहाँ पर इस बात पे सहमत हैं कि ऐसा बन सकता है फॉर्मूला। अच्छा, चलो अब स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। कह रहे के एफ ऑफ बेंजीन इज लेस देन वाटर। कह रहे बेंजीन का जो के एफ होगा वो कम होगा वाटर से, तो ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक डाटा दिया जाता है क्योंकि उसको हम तो रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना टाइम है नहीं। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया, उस टेबल में अगर हम बात करते हैं वाटर के लिए लगभग वो वैल्यू, ये वाटर का है, ये वाटर का है, इसकी वैल्यू 1.86 के आसपास आते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर के एफ फॉर बेंजीन, ये लगभग 5.12 कैसे 5 पॉइंट समथिंग करके आता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये 5 के आसपास है, ये 1.8 के आसपास है। तो ज़्यादा कौन हुआ? बेंजीन का ज़्यादा होता है इनसे। लेकिन ये कह रहे हैं कि बेंजीन के के एफ की वैल्यू लेस है दैन आपका वाटर। बताओगे सेकेंड स्टेप के साथ हम सहमत नहीं है। सहमति केवल यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। तो हम कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? क्योंकि भैया स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हम बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। आ समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। तो हेनरी लॉ के रेस्पेक्ट में कौन सी कहानी आपको सही नहीं लग रही है, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा है, नॉट करेक्ट। चलिए देखते हैं। कहा गया डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट केएच हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू एट अ सेम टेम्परेचर। सही कह रहे हैं, ये लाइन सही, हमें गलत वाला चूज करना है। टेक केयर, द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड केएच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये भी सही, टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच की वैल्यू बढ़ती थी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाए केएच बड़ी, सॉल्वेंटी घटती थी। चलो अगला कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। सही है, तो आप यही तो कह सकते हैं, यहाँ पर यही तो लाइन चल रहा था यहाँ पर। अगर ये फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर KH इंटू एक्स, ये कौन थे? कांस्टेंट थे। ये भी बात सही है, स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा गया, तो आपका ये भी लाइन सही है। तो कह रहे थे हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये लाइन गड़बड़ बोल दी, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखना, अगर KH की वैल्यू हाई होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? बताओ भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ाने पर बढ़ जाता है, तो ये स्टेटमेंट इनका पूरा का पूरा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर रिसेप्शन रीजन का है, तो चलिए देखते हैं इसको। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा, आपको दिया गया असर्शन रीजन, चलो डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि असर्शन में आपको बताया गया 3.150 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिजोल्व इन वाटर मेक 250 ml सॉल्यूशन विल रिजल्ट मोलरिटी ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इतना। कह रहे अगर इतना ग्राम 3.150 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड लिया जाए और 250 ml वहाँ पर इतना आपको लिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना दिया गया है, और उसके बावजूद कह रहे कितना सब कुछ रखने के बाद क्या उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना आएगा। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो मोलरिटी बराबर हम एक चीज़ जानते हैं, देखिए मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ml में सोल्यूशन का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या, मास तो आपको दिया है, मॉलिकुलर वेट ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। और हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को ध्यान देना, वो क्या हो जाता है H2C2O4.2H2O, ये होता है हाइड्रेटेड। बहुत जगह ऐसे लिख देता है ऑक्सैलिक एसिड डाईहाइड्रेट भी बोल देता है, नहीं तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है। ये हर कोई जरूर ध्यान देगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन एक दो बार इससे पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितना होगा वहाँ पर, ये सारी चीज़ें तो याद रखना। अब देखना इसका मॉलिकुलर वेट हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब आपको बताए 2 वाटर का 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। चलो इनका कैलकुलेट करते हैं। 16 चौका 64 और क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 36 ना। ये आते हैं 6 4 10 6 16, ठीक है, 6 2 8 3 11 और 1 12 ना, 126 126 है। चलो अब यहाँ पर रखते क्या, सच में ये हिसाब हमारा वही आएगा मोलरिटी का। यहाँ पर 3.15 इंटू 1000 अपॉन MA अभी 126, और यहाँ पर आएंगे तो आपका 250 ml दिया ना सोल्यूशन वॉल्यूम, 25 चौका 100, यहाँ पर 4 आ जाता है।
और याद रखना यहाँ पर अगर 31.5 होता तो 4 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 126 होता है, लेकिन यहाँ 3.1 है तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 4/40 आ जाएगा, 1/10 सॉल्व करेंगे तो 0.1 ही आता है। ठीक है, तो अब बताओ कि ये स्टेटमेंट तो हमने प्रूव कर दिया, 0.1 ही हमारा भी आ रहा है। अब आते हैं कि हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का 0.1 ही आया इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि आप बताओगे रीजन में मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126। कितना हो जाता है 126। अगर आप केवल 36 वाटर को हटा करके करेंगे तब तो आपका नहीं आता, तो यहाँ पर हाइड्रेटेड है तभी 126 आया, तभी 126 से हम इसके मॉलिक्यूलर मास को मान करके डिवाइड किए तब इतना आया। तो बताओगे रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 126 हाइड्रेटेड का हो जाता है तभी वहाँ पर इतना आएगा। तो इसका मतलब आप बताओगे यहाँ पर ऐसा ये वाला कहाँ पर गया, ये वाला नहीं, अब बताओगे ये वाला जहाँ पर लिख रहे बोथ ए एंड बी आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट 126 आप नहीं रखते तो आंसर नहीं आता, 1.1 मोलर नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बता रहा है यहाँ पर। कह रहे थे मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl 500 ml वाटर गिवन मोलर मास ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पर आपको बताया गया है। आपको NaCl का मोलर मास में आप देखेंगे Na का इतना ये है तो हो जाता है। मोलरिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, आपको वॉल्यूम दिया, मास दिया, क्या पूछना चाहते हैं चलो देखते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V ना, V in ml। चलिए अब वैल्यू को रख करके सॉल्व करते देखते क्या आता है। यहाँ पर वॉल्यूम है 5.85 और इसके बाद यहाँ पर 1000। मॉलिक्यूलर वेट NaCl आप निकालेंगे तब का 58.5 आता है ना, और वॉल्यूम कितना बोले भाई यहाँ पर 500। चलो 500 गुणे 2000 हो गया। देख रहे दोनों वैल्यू सेम है, बस यहाँ पर एक डिजिट के बाद यहाँ पर 2, तो ठीक है जहाँ पर ज़्यादा है उतना एक लिख करके एक बढ़ा देंगे, 0.1 आ जाएगा। 0.1 इंटू इतना हो जाता है, आपको बताएंगे यहाँ पर ये आपका कितना आ जाता है 0.2। सी वाले को टिक कर दो। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सोल्यूशन इज इतना, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हमसे पूछा जा रहा है, तो चलो देखिए कैसे करें इसको। देखो यहाँ पर मोलरिटी दिया है 3, डेंसिटी इतना और स्मॉल m पूछा गया। कैपिटल M देकर के स्मॉल m, मैंने आपको एक पढ़ाते समय फॉर्मूला बताया, स्मॉल m बराबर 1000, ठीक है, कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू स्मॉल d माइनस कैपिटल M, ये इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल m निकालना है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3000 हो जाएगा ना भाई। अब बताओ डी की जहाँ पर इतना रख दिया तो इंटू 1000 कर देंगे, 1250 आ जाएगा, माइनस फिर से 3 और मॉलिक्यूलर वेट किसका NaCl आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 58.5 ना NaCl का। तो बस अब इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है 58.5 इंटू 3, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 8 3 24 1 25 आ जाएगा और 50 25 26 27 आ जाएगा ना यहाँ पर इतना। अब बताओगे यहाँ पर इसी के आसपास 15 16 17 यहाँ पर 175.5 आ जाता है। तो अब बताओगे 3000 अपॉन 1250 माइनस हम इतना कर देते हैं, 15 हुआ, 8 3 24 25 हो गया, 2 15 17, ठीक है 175.5। तो आप इसको यहाँ पे घटाएंगे, 3000 किससे डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 2.79 के आसपास आपका आ जाता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आप यहाँ पर रख करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 61 हो गया, ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से क्या पूछा गया यहाँ पर, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसबिल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम अ राउल्ट्स लॉ। याद रखना क्या बोलना चाह रहा है, नेगेटिव डेविएशंस राउल्ट्स लॉ से कर रहा है तो क्या होगा। याद रखना अगर आपको नेगेटिव डेविएशंस की बात आती है तो आपको बताया जैसे कि मान लेते हैं ये ए वाला लिक्विड है, ठीक है, कौन वाला ए लिक्विड है, और यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे हमारे पास ये बी वाला लिक्विड है,
और जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर बी का बी के साथ लगा है, यहाँ पर ए का बी के साथ। जब नेगेटिव डेविएशन हो जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि अनलाइक फोर्स ज़्यादा हो जाता है किससे, लाइक फोर्सेस। तो इनका इनके एक पार्टिकल के बीच में जितना लगाव तो उससे ज़्यादा लगाव ए और बी के बीच में हो जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और आपको पता है कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ फिजिकल फोर्स बढ़ा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाता है। इसलिए आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिजिकल फोर्स वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो अब ये वेपर फॉर्म में जल्दी जाएंगे नहीं, तो बताओ कि यहाँ पर इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाता है। और सबको पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेगेटिव डेविएशन की बात करें, डिक्रीज वेपर प्रेशर घटेगा, सही कह रहे हैं, और डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ये लाइन गलत कर दिया। फिर कह रहे हैं इंक्रीज वेपर प्रेशर, गलत, डिक्रीज वेपर प्रेशर यहाँ तक तो सही है, और इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ये सही बोल रहा है। अब इसको लगा देंगे, अगले में फिर से इंक्रीज बोला तो गलत, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। कह रहे आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। कौन है जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ देने वाला है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, तो याद रखना पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। और यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपको बताइए ये कौन सा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। आप बताओ ये नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर एसीटोन और यहाँ पर क्या हो जाता है, एनालिन, नेगेटिव डेविएशन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, अगर इसको हम लेके चलते हैं तो ये आपका नेगेटिव में ही आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एसीटोन और CH2 इसको लेके चलते हैं, कहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव। याद रखना किसको टिक करेंगे यहाँ पर, एसीटोन, CH2 एसीटोन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है वहाँ पर, ये हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। चलिए अगला, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा अच्छे से इसको करना पड़ेगा, ठीक। चलो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहे फॉर द सोल्यूशन ऑफ द गैसेज W X Y and Z इन अ वाटर, रखा गया 298 केल्विन। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू W के लिए यहाँ पर जो लिखा गया है, W के लिए 0.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, X है, W X Y Z है ना 4, और इनकी वैल्यू आ जाती है 2 है, इसकी 3.5 है, और इसका यहाँ पर अच्छा 35 है, सॉरी ये 35 है और ये 40 आ जाता है ना, ऐसा लिखा है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही है, और ग्राफ में आपको ध्यान देना है वाई एक्सिस पे कौन है, पार्शियल प्रेशर, लेकिन एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। याद रखना मोल फ्रैक्शन यहाँ पर गैसेस का नहीं है, किसका लिखा है, वाटर का लिखा है। सब में एक्स एक्सिस पे वाटर का मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखा है, किसका लिखा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको देखना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर मतलब पार्शियल प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स, और x किसका मोल फ्रैक्शन था, गैस मतलब सोल्यूट का। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो ग्राफ खींचा गया है वो तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है क्या x की जहाँ पर लिखना हो तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। चलो अगर मैं इसको और अच्छे से करूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो KH इंटू 1 KH और KH इंटू माइनस एक्स भी हो जाएगा, KH इंटू माइनस के, ये आ जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं जिससे कि आपको समझ में आए, इसको पहले लिख देता हूँ माइनस वाली वैल्यू को, KH इंटू एक्स बी प्लस KH, देख रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला इसमें कौन सा फिट बह रहा है, y बराबर माइनस mx प्लस c, ये तो है। और याद रखना यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर हम रख रहे हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को, जैसे P को रख रहे हैं पार्शियल प्रेशर, जिसको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ही लिखा है। और याद रखना एक्स बी क्या काम करने वाला है हमारा, यहाँ पर एक्स एक्सिस को संभालेगा ये। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक इंटरसेप्ट है C नाम का। इंटरसेप्ट है मतलब कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई, जब आप यहाँ पर हो तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। अच्छा, इंटरसेप्ट से स्लोप डिसाइड होगा वो पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा। आपने कहा ये नेगेटिव साइन के साथ वाला ग्राफ में मैच कर रहा है,
ऐसे जाएगा। तो इनका ग्राफ अगर हम खींचेंगे, याद रखना, अगर पार्शियल प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो ऐसा ग्राफ खींचेगा, ठीक है। तो इतना तो है, सब जगह नेगेटिव स्लोप दिखेगा हमें। तो यहाँ पर आपको कभी भी, जैसे ए वाला और ये वाला तो आपका गया काम से, इसमें थोड़ा सा आप देखा जाए, इसमें भी नेगेटिव ही है, ये नीचे ही थोड़ा सा आपको दिखे ना दिखे, बराबर से थोड़ा सा हल्का सा नीचे, इसके लिए ऊपर था, ये भी ऊपर था, ऐसा था, वो तो गया काम से, क्योंकि नेगेटिव स्लोप दिखेगा, ठीक है। और स्लोप अगर हमसे पूछा जाए भाई नेगेटिव स्लोप है, तो इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, बताओगे -kh। अच्छा, आपसे पूछा जाए ये इंटरसेप्ट क्या होगा, क्या होगा इंटरसेप्ट, kh। तो -kh स्लोप है और kh यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका इंटरसेप्ट है। ऐसा समझ में, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ग्राफ तो ऐसा नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, लेकिन आप बताओगे इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे, नीचे वाला W होगा, फिर x, फिर y, z, या फिर ऐसे क्या डिसाइड होगा, आप समझना। आपको पता है ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कौन है, kh। अगर kh की वैल्यू ज़्यादा तो इंटरसेप्ट ज़्यादा, kh की वैल्यू कम तो इंटरसेप्ट कम। अगर हम यहाँ पर देखें, ये सब क्या दिया था, सबके kh की वैल्यू दिया था। अब ऐसे में यहाँ पर फिर से एक ग्राफ ऐसा छोटा सा खींच रहा हूँ, यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। तो आपको पता है कि जिसके लिए kh की वैल्यू कम होगी उसके लिए इंटरसेप्ट कम होगा। किसके लिए kh की वैल्यू सबसे कम है, आप बताओगे W के लिए, तो इसके लिए इंटरसेप्ट क्या होगा, कम होगा। अच्छा, स्लोप कौन है, kh, और जिसके लिए kh की वैल्यू कम होगी उसके लिए स्लोप की वैल्यू भी क्या आएगी, बताओ, स्लोप ही तो है ये। अब तो अगर kh की वैल्यू कम तो इंटरसेप्ट भी कम, और kh की वैल्यू कम तो स्लोप भी कम। तो यहाँ पर स्लोप तो आएगा, लेकिन स्लोप आपको थोड़ा सा ऐसे सीधी लाइन की तरह मिलेगा, लेकिन पूरा एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं होगी। फिर इसके ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, थोड़ा सा आप बताओगे x वाले की, ये W था, ये x वाला हो जाएगा। और x वाले की बात करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इनसे बड़ी है, तो इनको हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट में kh की वैल्यू थोड़ा ऊपर दिखाया, हाँ थोड़ी सी बड़ी, तो इनका स्लोप थोड़ा सा इनसे ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम और बढ़ते, यहाँ पर 35 कर दिया, तो 35 है तो इनको कहेंगे और ऊंचाई पे लिखो, ठीक है, ये कौन है, y, और 35 थोड़ा सा और ऊंचाई पे लिख दिया, और लिखने के बाद कह रहे 35 है तो kh की वैल्यू में स्लोप भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। और फिर पता चलता है ये तो और 40 है, तो कहेंगे इसको और ऊपर लगाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, 40 जितना ज़्यादा वैल्यू उतना ऊपर, और उतना ज़्यादा ढलान उतना ज़्यादा, बताएंगे 40 है तो यहाँ पर स्लोप और ज़्यादा नीचे, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन फिट बैठेगा वो सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप चीज़ों को कनेक्ट करके रखेंगे तब होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, W को तो नीचे, फिर x, फिर yz, रखने का तरीका तो सही था, लेकिन W अगर आप देख रहे हैं Z में, जहाँ पर स्लोप x Z और y में जहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, ढलान ऐसे, वहाँ पर इन्होंने स्लोप को कम कर दिया, देख रहे हैं, इसकी वजह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो पाया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, समझना इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते। 65 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। डेंसिटी ऑफ x मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज इतना है, ठीक है, वाइल इन मोलैरिटी द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 3 मोलर। तो पूछना क्या चाहता है, x मोलैरिटी आपसे पूछा जा रहा है, फिर से ये इसमें बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। रिलेशन इसलिए हम लोग याद रखते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास है स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का, ये है। और यहाँ पर ये दिया है 3, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ इंटू 1000 इंटू M, और डेंसिटी इतनी है तो 100,000 से मल्टीप्लाई होगा, 1120 माइनस M इंटू मॉलिकुलर वेट कौन है यहाँ पर, NaOH का 40 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बस सॉल्व करके M की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर जब इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, अब बताओगे ये कितना आ जाएगा, ये जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो अब बताओगे ये 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 3 ना, माइनस ये 40M था, 4 3 12 120M आ जाएगा, बराबर 1000M। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको अगर उधर भेज देता हूँ 120M माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो 1120M बराबर 3360। जब m बराबर हम जाएंगे 3360 अपान 1120, अब देख रहे 0 0 कैंसिल, और आपको पता है 112 गुणे 3 कर देते तो कितना हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, 3 आपका ये आ जाएगा 3 टाइम्स यहाँ पर 3, तो बताएंगे 3 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन अभी हुआ ना, अब ये क्वेश्चन वहाँ पर किए थे हम लोग, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रख करके मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ। मोलरिटी 3 मोलर है, NaCl का है, और उसके बाद यहाँ पर डेंसिटी इतनी है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? मोलरिटी आपसे पूछा जा रहा है। फिर से वही रिलेशन रख के सॉल्व करना, अभी जो इसमें ऑप्शन आया था अभी थोड़े। तो अब बताओ कि यहाँ पर मैंने बताया था वही सेम 1000 मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का, बस रख करके सॉल्व करना। अभी यही सेम क्वेश्चन हुआ था पीछे। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और याद रखना, अगर आपसे कह रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाता है आपको पता है? पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन की ये खास बात होती है, इसके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और डिक्रीज कर गया तो मिनिमम हो गया, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाता है, पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशंस बनाता है, लेकिन कह रहे हैं कि नॉट डज नॉट सो पॉजिटिव, वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग। जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स होंगे वो करेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। आपको देख रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, तो ये तो करेगा ही करेगा पॉजिटिव डेविएशन। फिर यहाँ पर आप इसको देखो, ये एग्जाम्पल याद है किसी को? फिनॉल और एनिलीन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? अब बताओ, ये तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, तब बताओगे इन्हीं को टिक करो। इसका CH2 एसीटोन एग्जाम्पल है, वाटर और एसीटोन एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का, तो बताओगे बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये मैच करने वाला है ना। चलो देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पर। फिर से एग्जाम्पल पे रिलेटेड क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन। अभी बताया क्लोरोफॉर्म एसीटोन किसका एग्जाम्पल हो जाता है? आप बताओगे पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन आपस में मिलते हैं तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता था एसीटोन के ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में, तो लगाव बढ़ गया अगर वहां पर, तो हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशंस। तो बताओगे नेगेटिव डेविएशंस कहां पर एग्जांपल्स है? अच्छा, इसमें एजियोटॉप्स कह रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन कैसा बनाते हैं आपको पता है? ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स का फॉर्मेशन करता है। फिर अगला इथेनॉल और वाटर, सबको पता है पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स बनाता है। फिर सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएन, आप देख रहे हैं सेम लोग हैं, और अगर सेम फैमिली के मेंबर हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या बनाएंगे? आइडियल सोल्यूशन, और आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। फिर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड बेंजीन, एसिडिक एसिड इन बेंजीन, अगर एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाल देते तो डाइमेराइजेशन होता था, इसलिए कहते थे अगर एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया गया, अगर तब हमसे पूछे इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तब 16 है, तो वहां पर 120 बोला जाता है। तो याद रखना, इसका डाइमेराइजेशन मतलब उसका एसोसिएशन होता है, तो ये हो जाएगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, तो आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन में चल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर बी का होना चाहिए फर्स्ट, ओके, ये पहला वाला सही हो जाएगा, इसका मतलब आगे का भी मैच कर रहा होगा। चलो 69 यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको बताया गया लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशंस, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ए और बी आपका 350 और 750, तो आपको यहाँ पर PA0 की वैल्यू 350 है और PB0 की वैल्यू 750 है, ठीक है, MMH रेस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर। इफ X and XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B इन सोल्यूशन, और YB आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B वेपर फेज, क्योंकि 2 फेज चलता है यहाँ पर, एक सोल्यूशन फेज, एक वेपर फेज। सोल्यूशन फेज को मोल फ्रैक्शन को हम लोग X से दिखा देते हैं और वेपर के लिए Y से दिखा देते हैं। तो कहिए कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही होगा? एक लाइन यहाँ पर याद रखना, क्या लाइन याद रखोगे पता है? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो वेपर फॉर्म में ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो वेपर फॉर्म में ज्यादा रहेगा, और वेपर फॉर्म में जो ज्यादा रहेगा उसी कंपोनेंट का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। समझो इसका मतलब, जैसे आपको बताया बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब बी ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, तो इससे समझ में हमें ये आ रहा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं PB0 इज ग्रेटर देन PA0, तो इसी हिसाब से लिख रहा है V इज मोर वोलेटाइल देन किससे? ए, और जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर ज्यादा होंगे, और जिसको वेपर ज्यादा होगा उसके वेपर फॉर्म का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ V ज्यादा होगा, याद रखना। तो आप बताओगे YB भी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज वो ज्यादा हो जाएगा,
और अगर वो मोल फ्रैक्शन उसका वेपर फॉर्म में ज़्यादा है तो सॉल्यूशन फॉर्म में उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। इसका उल्टा अगर हम कहेंगे वेपर प्रेशर किसका कम है, ए का कम है, तो उनके भाई साहब का क्या हो जाएगा, आप बताओगे उनके वेपर फेज का भी मोल फ्रैक्शन कम। लेकिन अगर वेपर फॉर्म में कम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में वो ज़्यादा पाया जा रहा है, तभी तो, क्योंकि दो अवस्था है, जो वेपर में ज़्यादा है वो सॉल्यूशन में कम होगा, जो सॉल्यूशन में ज़्यादा है वो वेपर में कम होगा। अब इस हिसाब से अगर हम आते हैं एक एक ऑप्शन को देखते हैं, कह रहे हैं कि वाई अपान वाई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्स अपान एक्स बी से। क्या ये बात सही होगा? चलो समझो। आपको बताया कि वाई वी का क्या ज़्यादा हो जाता है, देख रहे मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, ये वैल्यू ज़्यादा है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम होगी। जाहिर सी बात है अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो दूसरे का क्या होगा, कम होगा। और नीचे वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर इसमें आते एक्स और एक्स बी की बात करते हैं, आपको पता है सोल्यूशन में एक्स ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, ज़्यादा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऊपर वाली ज़्यादा है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, तो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तभी अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ये हिसाब गड़बड़ चल रहा है। अगले में चलते बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पर चलते हैं, कह रहे हैं कि एक्स ए अपान एक्स बी, आप देख रहे हैं एक्स ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, अगर ज़्यादा है तो इसका अपोजिट वाले का कम होगा। ठीक है, ये ज़्यादा वाला मोल फ्रैक्शन है अपान कम वाला मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर वाई ए क्या हो जाएगा, वाई ए कम है और वाई भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम वाला अपान ज़्यादा वाला, मतलब मैं इसे ऊपर की तरफ बह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा वाला, यहाँ पर ऊपर की तरफ बह रहा हूँ, यहाँ पर ये ज़्यादा अपान कम, यहाँ पर कम अपान ज़्यादा। तो आपको पता है कौन सी वैल्यू ये ज़्यादा आएगी, तो हम कहेंगे यही ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा, तो हम इसको टिक करते हैं। तो यहाँ पर मिला जुला के कॉन्सेप्ट है, जिसके वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका वेपर फॉर्म में वो ज़्यादा रहेगा, और जो जिस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा वहाँ पर उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, और मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही होता है। अगर उसमें पता चला ज़्यादा सा हिस्सा कोई एक कंपोनेंट ले लिया है मोल फ्रैक्शन का, तो थोड़ा बहुत दूसरे के हिस्से में बचेगा। अब जैसे यहाँ पर बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो बी के मोल फ्रैक्शन आपको वेपर फॉर्म में ज़्यादा मिलेंगे। जब मतलब कि वेपर फॉर्म में जितना भी मोल फ्रैक्शन है मैक्सिमम तो बी वाला कवर कर लिया, तो ए के हिस्से में कितना बचेगा, थोड़ा सा। हाँ, ये बी में राज कर रहे हैं और वेपर फॉर्म में बी वाले राज कर रहे हैं, तो सोल्यूशन फॉर्म में कौन राज करेगा, आपका यहाँ पर ए वाला कंपोनेंट। कह रहेगा हम ऊपर कम पहुंच रहे वेपर फॉर्म में, लेकिन सोल्यूशन में तो ज़्यादा है, तो सोल्यूशन में वो ज़्यादा होगा, तो सोल्यूशन फॉर्म का ए वाले का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन सी वाला होगा। ये सब थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए विथ 3 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इतना है, एंड द सोल्यूशन, अब देखो ये सोल्यूशन लिखा, बी का नहीं लिखा, ये सोल्यूशन का लिखा है इतना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एंड द लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट, बी का आपको वेपर प्रेशर बताना है और उन दोनों में से कौन लीस्ट वोलेटाइल होगा, लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, कौन लीस्ट वोलेटाइल होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम वो लीस्ट वोलेटाइल। चलो अब यहाँ पर देखें कि आपको दिया क्या, आपको ए का मोल दिया है, याद रखना 1, और बी का जो मोल दिया है आपको 3। ठीक है, ए का प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर जिसको हम पी नॉट कहते हैं वो आपको 200 दिया है, और पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको 500 दिया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी बी नॉट पूछा जा रहा है। आया समझ में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलो अब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो तुरंत के तुरंत। अब तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी लिख दिया। तो चलो अब यहाँ पर आते हैं, आपको बताइए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता है, ये पता है, अब ये दोनों चीज़ नहीं पता चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स ए बराबर क्या, ए के मोल कितने हैं 1, टोटल मोल 1 + 3, तो 1/4 कितना आ जाएगा 0.25। तो एक्स बी कितना हो जाएगा बताओ, -1 कर देते हैं 0.75 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। तो पी एस की जहाँ पर मैं रख देता हूँ 500, पी ए नॉट दिया है 200 × 0.25 प्लस पी बी नॉट निकालना है हम लोगों को इंटू 0.75 इसका मोल फ्रैक्शन। चलो यहाँ पर जब ये जाएगा तो आप बताओगे 25 दूना 50, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0, ये यहाँ पर 0.75 पी बी नॉट बराबर, ये देखो 500 में से 50 इधर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं पी बी नॉट। जब पी बी नॉट निकालेंगे 450 अपान 0.75, सॉल्व करते ये 600 आ जाता है। ठीक, कितना आ जाता है 600, और 600 आ गया तो हमने क्या देखा, पी ए का कितना वेपर प्रेशर 200 था और पी बी का कितना 600, तो ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, बी वाला, और कम कौन है, ए वाला। तो हम कहेंगे कि पहले हमें कंपोनेंट यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया 600, हम इसको टिक करेंगे।
लेकिन उसमें हमसे पूछा गया फिर आपको बताया ना लीस्ट वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा ए और बी में वही लीस्ट वोलेटाइल है। किसका कम है? ए वाले का। तो बताओ कि ए वाला ही लीस्ट वोलेटाइल होगा, हम डी वाले को लगाते हैं। हाँ समझ में? तो ऐसे इसको करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन थे वहां पर आपको करा दिया गया। अब आते हैं हम लोग नीट के जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन हैं, अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो नीट का यहाँ पर आया है आपको बताया गया मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व इन प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद 15 ग्राम पर लीटर ऑफ द यूरिया। देखो दो लोग हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा कौन है? यूरिया। दोनों आइसोटोनिक होने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों आइसोटोनिक होने जा रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पर आइसोटोनिक के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर C1 बराबर C2 क्योंकि RT बराबर होगा। ठीक है, ऐसा दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हमें मास पूछा गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है, तो हमें पता है यहाँ पर इसके अंदर हम जाएंगे तो वॉल्यूम और मास की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वन लिख देता हूँ मैं, 1 इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर आएंगे, इनके पास भी आएंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। चलिए मास इनका निकालना है, W1 में मान के चल रहा हूँ ग्लूकोज को। मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है ग्लूकोज का 180 हो जाता है और वॉल्यूम इसने कितना बोला है बताओ भाई? 1 लीटर। लीटर बोला है तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ml होता तब करते हैं। अब इनके लिए मास की बात करते हैं, मास यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 ग्राम पर लीटर। अगर हम 1 लीटर लेते हैं वॉल्यूम तो ग्राम कितना होगा? 15, यहाँ पर 15 और यूरिया का 60 और पर लीटर का मतलब 1। 1 लीटर में 15 ग्राम, तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसमें 15 ग्राम, हमने 1 ही लीटर मान लिया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और W1 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 180 बटे कितना हो जाएगा? 4। और आपको बताए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 4 पंचे 20, 45 आ जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आपको पता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम दो चीजें देते हैं, I इंटू सी, जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। यही तो पढ़ाया गया आपको, I इंटू सी। तो अब अगर देखते हैं सभी ऑप्शंस में हमसे हाईएस्ट पूछा गया। पहले वाले में अगर आते हैं यहाँ पर M की मतलब C की वैल्यू इतना है और I की वैल्यू इनके लिए क्या लगाओगे बताओ? कितने आयंस बनते हैं? 2 सोडियम के 1 सल्फेट के, तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं I इंटू सी की वैल्यू, I इंटू सी, तो आपका आ जाएगा 0.03। चलो इनके पास आते हैं, ये कौन है? आपका ग्लूकोज है। I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1, तो यहाँ पर इसकी I इंटू सी की वैल्यू मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताओगे सेम आएगा 0.015 I इंटू सी के बाद। और यूरिया के लिए भी I की वैल्यू 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 0.01 ही। और इनके पास आता है KNO3 के लिए, आपको पता है K प्लस NO3 माइनस यहाँ पर 2, तो पॉइंट इतना इंटू 2 कर देंगे 0.02। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 0.03 आ रहा है, हम पहले वाले को लगा देंगे। ऐसा समझ में? ये नीट के PYQs के क्वेश्चन है। पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है, फिर उसके बाद वहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको पूछा गया विच एमंग द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव अ मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और हमें पता है कि I इंटू सी डिसाइड करेगा वहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स। हमसे मिनिमम पूछा गया। याद रखना, जहाँ पर I इंटू सी की वैल्यू कम होगी वहीं पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी की वैल्यू भी कम होगी। जहाँ पर I इंटू सी की वैल्यू ज़्यादा आती है वहाँ पर वो ज़्यादा आता है, जहाँ पर कम आएगा वो कम आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, हमें कम वाले को ढूंढना है। यहाँ पर फिर से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पर 2, यहाँ पर I की वैल्यू 2, यहाँ पर Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पर I की वैल्यू 2, यहाँ पर I की, सब जगह I की वैल्यू 2 आ रही ना। तो चलो अब इसका मतलब जो I की वैल्यू सब में 2 है, तो आपको पता है कि यहाँ पर मिनिमम अगर यहाँ पर 2 इंटू इतना कर देंगे तो आपका 0.01 आ जाएगा, 0.1। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, यहाँ पर 2। तो आप बताओगे सबसे कम कहाँ पर? ये 0.1 तक है, ये 0.2 0.2, ये तो सबसे ज़्यादा। मिनिमम पूछा गया ये, अगर मैक्सिमम पूछता तो हम इसको लगाते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं
द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव अ स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है यहाँ पर, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप आपको 25.73 लीटर बार पर मोल है। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड, हमें टेम्परेचर पूछा जा रहा है और सभी डिग्री सी के साथ टेम्परेचर है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई बराबर CRT। वो किसके बीच में ग्राफ खींचे पता है? इसके। तो हमें पता है यहाँ पर हम देखेंगे y बराबर mx का फॉर्मूला, x का काम तो c कर रहा है, तो स्लोप की वैल्यू कौन आ जाएगी? स्लोप बराबर आपका हो जाएगा r इंटू टी, और इस r इंटू टी की वैल्यू उन्होंने कहा है स्लोप जो भी r उसकी वैल्यू इतना है। अब हमसे t पूछा गया, अगर हम t निकालेंगे 25.73 अपान r, और r की वैल्यू अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 0.083। याद रखना जब इसको हम सॉल्व करते हैं 310 इतना आ जाता है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आपका जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा पता है? जो यूनिट आएगा वो केल्विन में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन सभी आंसर देखो, एक यहाँ पर 310 मैच कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी में लगाना नहीं, हमें क्या करना है डिग्री सी वाला लगाना है। तो अब 273 आप यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, तो आपका यहाँ पर 37 डिग्री सी आ जाता है। कौन सा हो जाता है यहाँ पर? 37 डिग्री सी आपका टिक हो जाता है। तो ये करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या बताता है। बताइए फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना? 10 ग्राम है, और 250 ml में वाटर, और उसका प्रेशर P1 बताएगा। दूसरा फिर से 10 ग्राम यूरिया है, वो भी 250 ml वाटर में, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर P2। फिर तीसरा 10 ग्राम सुक्रोज, वो भी 250 ml वाटर में, प्रेशर P3 है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे पूछे, सबके मास अगर आप देखें 10-10 ग्राम है, सब तीनों सोल्यूशन, और सब 250-250 ml वॉल्यूम के साथ है। मास वॉल्यूम सबका सेम है, तो हम आते हैं पाई बराबर CRT पे। R और T कांस्टेंट है, सबको पता है, तो पाई डायरेक्शन किसके हो जाएगा? C, और C में अगर अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? WA अपान MA इंटू V। याद रखना मास सबका सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो बचता क्या है अब यहाँ पर? मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का, और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, जिसका कम उसका ज़्यादा। तो हमारे ऑप्शंस में है ग्लूकोज, ठीक है, जिसका 180 ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया जिसका 60, ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकाल लो वहाँ पर। सुक्रोज इसका 342। इनके ऑस्मोटिक प्रेशर इनके लिए P1 बताया गया, इनके लिए P2 बताया गया, और इनके लिए P3 बताया गया, और कहा गया कि इनका ऑर्डर लगाना है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर लगाना है। तो बताओ जिसका मास सबसे कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा। सबसे कम मास कितना है? यूरिया, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर P2। इसके बाद किसका नंबर? ग्लूकोज का, जिसका 180 है, तो बताओगे P1। और सबसे ज़्यादा किसका है? इनका, तो जो जिसका सबसे ज़्यादा उसका सबसे कम, अब बताओगे P3। ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से P2 P1 P3, P2 P1 P3, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो अब आपको यहां पर ऐसा बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन इज, याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू बेंजीन के लिए इतना है 5.12। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी इतना स्मॉल है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर आप याद रखो, यहाँ पर आपसे डेल्टा TF पूछा जा रहा है, और आपको क्या क्या दिया है पता है? KF की वैल्यू दे दिया है 5.12, क्योंकि यहाँ पर हमारा है बेंजीन, और मोलैलिटी आपको दिया गया है 0.078। ठीक है, इतना। तो आपसे पूछा गया है क्या होना चाहिए यहाँ पर? हमसे पूछा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर इतना। चलो फॉर्मूला रख के देखते हैं। डेल्टा TF बराबर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ KF इंटू M। KF की वैल्यू 5.12 इंटू 0.078। ठीक है, और अगर हम इसको राउंड फिगर करते हैं, इसको मैं 8 मान लेता हूँ, 0.08, और यहाँ पर 5, 8, 5, 40, 4.4 के आसपास का जो आंसर होगा उसी को लगाते हैं 0.40 के। ठीक है, तो आप बताओगे C वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 77, 5 मोल ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल लिक्विड Y
मेक्स अ सोल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर, ये पूरे सोल्यूशन का 70 टॉल। द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का प्योर फॉर्म का 63 और वाई का 78 है। तो पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी ऑप्शंस में यहाँ पर सोल्यूशन को बता रहे हैं कौन सा सोल्यूशन बन रहा है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है, तो उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसको हम देखते हैं। पहले देखते हैं हमें क्या दिया। हमें एक्स का मोल दिया है 5 और वाई का मोल दिया है 10, ठीक है। और क्या दिया, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर वो खुद से दे रहा है, हम कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो ये जो भी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा याद रखना वो एक्सपेरिमेंटल होगा। क्या हो, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, जिसको हम ऑब्जर्व वेपर प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि प्योर फॉर्म का एक्स का वेपर प्रेशर है 63 और प्योर फॉर्म वाई का जो वेपर प्रेशर है वो है 78। तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, हम कहेंगे ठीक है अभी पता करते हैं। अगर जितना इन्होंने बताया है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो उन्होंने बताया है वहाँ पर नापा गया है, अब हम फॉर्मूला जो PS वाला होता है टोटल प्रेशर का लगा करके अगर हमारा भी 70 आ जाएगा तो हम क्या आइडियल सोल्यूशन। अगर 70 नहीं आ रहा है तो नॉन आइडियल होगा, और उसमें अगर 70 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 70 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैलकुलेटेड है, और हमें पता है नेगेटिव डेविएशंस में कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ज़्यादा और एक्सपेरिमेंटल कम। अगर 70 से कम आ रहा है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आ रहा है, हम जो कैलकुलेट करें कैलकुलेटर वाला कम, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे चल के हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर x का मोल फ्रैक्शन देखा जाए तो कितना, x के मोल अपॉन टोटल मोल कितना आ जाएगा 15, ये 1/3 आ जाएगा। तो y के मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, तो बता कि अगर 1 माइनस इतना कर देते हैं तो 2/3, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। चलो PS बराबर लिखते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। PA नॉट कितना है 63 इंटू XA मतलब A का मोल फ्रैक्शन 1/3 प्लस PY नॉट 78 इंटू मोल फ्रैक्शन 2/3। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 3 21 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 6 यहाँ पर 26, यहाँ पर ऐसे गुड़े 2 ना, ये प्लस का साइन है, ये प्लस। तो अब बताओगे 21 हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5 ना, आपका यहाँ पर 3 5 2 7 कितना आ रहा है 70। और ये क्या है पता है, आप कैलकुलेट किए हो, ये कोई एक्सपेरिमेंट से थोड़ी ना है, आपने सारी वैल्यू रखी कैलकुलेट, ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है। और हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो कि 70 था वो कम आ रहा है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये 70 था ये 73 था। और ऐसा कब होता है आप बताओगे नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन में, ठीक है। ये सब नीट की क्वेश्चन है 25 वाले। तो अब बताओगे यहाँ पर हो जाएगा द सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशंस, यहाँ पर आइडियल गलत है। द सोल्यूशन हैज़ अ वॉल्यूम ग्रेटर देन, नहीं, ठीक है, वॉल्यूम सिकुड़ जाता है, पॉजिटिव नहीं। अब बताओगे नेगेटिव, द सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशंस, तो ये हो जाएगा वहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ आपको बताया इथेनॉल एसीटोन, ये है बेंजीन टोल्यून, ये आपका पॉजिटिव वाले का एग्जांपल है, ये आपका आइडियल का एग्जांपल है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म ये नेगेटिव का एग्जांपल है। क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन ये आइडियल का है। तो हम बताएंगे कौन सा टिक करेंगे, पहला वाला टिक कर देते हैं, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, एक आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या चीज सही है, द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा जी कभी जीरो, डेल्टा एस कभी जीरो नहीं, ठीक है, वॉल्यूम का जीरो होता है, यहाँ पर लिखा नहीं होगा तब ये भी गया, डेल्टा वी मिक्सिंग आपका जीरो होगा। आइडियल की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 80 नंबर का जो क्वेश्चन है। चलिए, द करेक्ट ऑप्शन, द वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इन 45 डिग्री सी विद बेंजीन एंड ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। बेंजीन और ऑक्टेन दो लोग हैं, उनका मोलर रेशियो 3:2 है एट 45 डिग्री सी वेपर प्रेशर। आपको यहाँ पर बताया गया, पूछना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर इतना, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, हमसे PS पूछा जा रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है और हमें मोल का रेशियो दिया है, ठीक है, बेंजीन और ऑक्टेन का मोल का रेशियो दिया है। तो ऐसे वहाँ पर दिया, हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर मोल का रेशियो, हम कह सकते हैं ये B फॉर बेंजीन, O फॉर ऑक्टेन, इनके मोल के रेशियो को 3:2 है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं B के मोल को हम 3 मान लेते हैं और ऑक्टेन को मोल को हम 2 मान लेते हैं। जब हम B के मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर चाहिए तो मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा, हम कहेंगे 3 अपान, उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर, अब बताओगे 2 + 3 कितना हो जाएगा 3/5 ना, इतना ही तो हो जाएगा यहाँ पर।
और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 36 0.6 आ जाएगा। तो ये बेंजीन, बी फॉर बेंजीन है और ओ फॉर ऑक्टेन है। तो इसका कितना हो जाएगा, जब इनका मोल फ्रैक्शन 0.6 तो बचा हुआ एक का जितना 0.4 इनका आ जाता है। चलो, और प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में हमें बेंजीन का और ऑक्टेन का दिया, बस रख करके सॉल्व ही करना होगा हमें। बेंजीन वाले को पहले लिख रहे हैं ना, तो अब बताओगे 280 इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर प्लस उसका इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस ऑक्टेन के लिए, ऑक्टेन के लिए क्या हो जाएगा उनके क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर कितना 420 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन 0.4। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 0 हट जाएगा, 8 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 13 14 15 16। ठीक है, इतना हो जाता है ना। प्लस अगर यहाँ पर बात करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो आप बताओगे 4 दूनी 8 4 चौक 16। ठीक है, इतना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 8 16 6 6 12 1 13 1 1 2 और 1 3 336 आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। कितना आ जाता है 336, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 81 कह रहे हैं इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज इतना। वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। देखो, एक तो भाई मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो एयर है, एयर में दो चीज़ें हैं, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, दो कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी गैसेस भरी हुई है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ड्राई एयर है जो भी है, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर मॉइस्चर है। अब होता है यहाँ पर वाटर वेपर है, वाटर वेपर। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो टोटल प्रेशर जो हमें देखने को मिलता है, ये दोनों लोग हैं, ड्राई एयर और वहाँ पर वाटर वेपर, दो लोग हैं। यहाँ पर मिल करके जो टोटल प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है 1.2 atm का हो जाता है। 1.2 atm का प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये ड्राई एयर का कितना वेपर प्रेशर होगा, टोटल का मिलाकर कितना है, तो इनके हिस्से में कितना वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, हमें पता है इन दोनों का मिलाकर कितना है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेपर इतना दिया है। क्योंकि हमें ड्राई एयर का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम अगर वाटर वेपर का भी प्रेशर निकाल लेंगे तो टोटल प्रेशर इसका घटा देंगे तो इसका मिल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, पार्शियल प्रेशर बराबर, हम क्या जानते हैं वेपर फेज में, हम कहेंगे यहां पर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब अगर देखा जाए टोटल प्रेशर पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, तो पार्शियल प्रेशर अगर हमसे पूछा जाए किसका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, आपको पता है किसका निकाल रहे हैं, हम वाटर वेपर WPVS लिख दो, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन है 0.02, टोटल प्रेशर आपको पता है कितना 1.2, तो आ जाएगा कितना 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3, अब बताओगे यहाँ पर इतना ना 0.024, इतना इसका पार्शियल प्रेशर है। किसका आया, वाटर वेपर का। टोटल का पता चल गया है, वो तो बताया था, इसका पता चल गया, इसका पूछा जा रहा है। तो अब बताओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, DA का मतलब ड्राई एयर, बराबर टोटल प्रेशर कितना है 1.200 ऐसे लिख देते हैं, माइनस ये कर देंगे, है कि नहीं। अब बताओगे 0.024 कर देते हैं, आ जाएगा। 10 में से 6 गए, 4 गया 6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1.176 atm आपका सी वाला हो जाता है। चलिए, ये यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला ही बेस्ड है। कह रहे हैं PA और PB वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, याद रखना प्योर, वैसे तो हम लोग नॉट लगाते जब पढ़ते समय, यहाँ पर PA PB को ही प्योर फॉर्म का बोला गया। ठीक है, कंपोनेंट्स A और B रेस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। कह रहे टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो बस वो फॉर्मूला ही होगा, लेकिन अगर सभी जो ऑप्शन में देखें तो केवल A के साथ ही हमारा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का टर्म दिख रहा है। वैसे तो हम जब लिखते थे यहाँ पर PS बराबर जब लिखेंगे इनके हिसाब से PA इंटू XA लिख देंगे प्लस PB इंटू XB। ठीक है, हम लोग नॉट लिखते थे, नॉट यहाँ पर नहीं लिख रहे क्योंकि इन्हीं को इन्होंने प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर बोला है। अब पूरे ऑप्शन में आपको पता है कि हमें क्या करना है, XA का टर्म्स दिखना है, XB नहीं दिखना चाहिए। तुमने कहा कोई बात नहीं, तो कर लेते हैं XA। हमें तो ट्रिक पता है ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, XB यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA लिख दिया। बस अब इसको सॉल्व करके इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। PA XA प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये PB आ जाएगा माइनस
PbXA, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर PS बराबर आ जाता है PV। अब इसको हम उधर लेके जाते हैं, प्लस PAXA माइनस PBXA, ठीक है। ये PS बराबर आप बताओगे PV प्लस XA यहाँ पर इसको कॉमन कर लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर PA और यहाँ पर माइनस PV। ऐसा ऑप्शन आपके डी वाले में लिखा गया, उसी को हम टिक कर देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपको बताया गया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्बिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म इनको हम घोले तो क्लोरोफॉर्म में कौन कितनी जल्दी घुल जाएगा। क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, आपको बताइए लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, लेस पोलर सॉल्वेंट। तो लेस पोलर मतलब नॉन पोलर वाले कंपाउंड्स में बहुत अच्छे से खुलते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है। तो आप बताओगे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन को 3 जगह आगे किया गया, और आपको पता है सबसे ज़्यादा पोलर अगर यहाँ पर कोई है तो कौन है, NaCl है। तो NaCl यहाँ पर, ठीक है, NaCl तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑप्शन में। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर है, और याद रखना यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इसके बाद साइक्लोहेक्सेन के पास यहाँ पर अल्कोहल है, फिर यहाँ पर CH3CN है, फिर ये, और अगले में कह रहा है कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा, फिर NaCl सबसे कम, क्योंकि आपको पता है इसमें ये नॉन पोलर है, मतलब लेस पोलर है, तो इसमें पोलर कंपाउंड बहुत ही कम घुलेगा, NaCl ना के बराबर घुलेगा। इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला तो सबसे ज़्यादा बोला, ये तो गया काम से। और अगर देख रहे हैं इसको बस साइक्लोहेक्सेन की जस्ट बात बताया, ये भी गया काम से। अब बचते हैं 2 ऑप्शंस। अब 2 ऑप्शन में याद रखना साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद यहाँ पर अल्कोहल है, फिर ये। और याद रखना क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में साइक्लोहेक्सेन तो चलो ठीक है, अगर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ये CH3CN, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफॉर्म और अगर अल्कोहल आपस में मिलेगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म अल्कोहल की बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस बना देगा। क्या बनाएगा वहां पर, पॉजिटिव डेविएशंस। और पॉजिटिव डेविएशन में लोग ज्यादा करीब में, थोड़ा सा दूर रहना पसंद करें, ऐसे नहीं कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा, थोड़ा दूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म में CH3CN को मिलाते हैं, ठीक है, CH3CN को मिलाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि याद रखना कि इसमें आपस में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड था नहीं, तो यहाँ पर इसका नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म का जो H होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या कर जाता है, वहां पर एक अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स वहां पर बनाएगा, जिसकी वजह से ये अच्छे से वहां पर घुलेगा इनकी तुलना में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये ज्यादा पॉजिटिव डेविएशंस बनाता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा। तो बताओगे यहाँ पर हम CH3CN, फिर उसके बाद अल्कोहल, तब NaCl, हम ये वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं। आपको यहां पर यह पूछा गया, द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू फॉर ऑफ द गैसेस A, B, C इन वाटर, आपको 145, 2 × 10⁻⁻5 और 35 इतना किलो बार आपको दिया गया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर, फॉलो द ऑर्डर। चलिए देखो, हमें एक पता है सॉल्युबिलिटी जो जाती है वो KH के क्या हो जाते हैं, इन्वर्सली हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा सब, ठीक है। तो मैंने बताया X बराबर P/KH होता है ना। अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए तो इनके बीच में रिलेशन उल्टा होगा। X यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो कि सॉल्युबिलिटी के लिए यूज किया गया, तो उल्टा रिलेशन, जिसके KH की वैल्यू कम उसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा उसकी कम। तो सबसे कम वैल्यू आपको पता है किसका, B वाले, ये A है, ये B है और ये C। ये माइनस में 5 पावर रख रहा है, तब बताओगे ये B वाला। तो B वाले के साथ 2 ऑप्शन है। उसके बाद ये 35 है, जबकि ये क्या हो जाता है 45 है, 145 है। तब बताओगे इसके बाद आपका C का नंबर आना चाहिए, फिर A का नंबर। तब बताओगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है, B वाला। पहले आपका B, फिर C, फिर A हो जाएगा, ठीक है, B, C, फिर A, ठीक। चलो हम देखते हैं आगे। तो जिसकी वैल्यू जितनी कम उतना उसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन कंपाउंड X इतना है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी। तो फिर से वही है, यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही लगा देना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमने इसको देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पर 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का कितना है यहाँ पर 1। तो मोलरिटी यहाँ पर 1 रखा तो 1000 या डेंसिटी 1.25 है, तो यहाँ पर रखेंगे इतना आ जाएगा, माइनस फिर से 1 इंटू मॉलिकुलर कौन है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ कंपाउंड 85 बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको रख करके सॉल्व करना, तो आपका लगभग वैल्यू 0.858 के आसपास, क्योंकि इस पर कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जेईई मेंस में भी था, यहाँ पर भी।
ठीक है, तो इसका 85 का जो हमारा हो जाएगा वहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। चल अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वन मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज, वहाँ पर 0.5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 मोलल सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? वैसे आपको मैं बता दूं, अगर कोई 1 मोलल सोल्यूशन होता है, 1 मोलर मतलब होता है उसका कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के 1 मोल है, तो अगर आधा मोल पूछा जाए कितने ग्राम में होगा? आधा ग्राम का मतलब क्या हो जाता है, सॉरी 1 मोल प्रेजेंट है कितने में, आप बताओ कि 1000 ग्राम में, तो आधा मोल 0.5 का मतलब आधा मोल प्रेजेंट होगा 500 ग्राम में। तो आप वैसे भी कर सकते थे थ्योरेटिकली, नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, मोल अपान मास। मास अगर ग्राम में है तो 1000 से यहाँ पर पूरा कर देना, मोलैलिटी मोल के साथ। मोलैलिटी आपने कहा था 1 मोलर है, मैंने कहा ठीक है 1 रख देते हैं। यहाँ पर n 0.5 है इंटू 1000, और मास हमसे पूछा गया, अगर मास निकालेंगे तो आपको बताइए इधर चला जाएगा तो मास बराबर आ जाएगा, इससे ये 0 कैंसिल होकर के 500 ग्राम। आप वैसे करो या फिर आप वैसे थ्योरेटिकली भी इसको कर सकते थे। सॉल्वेंट का मास हो जाएगा वो 500 ग्राम होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं इसको, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। ह्यूमिडिटी, आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स होंगे लिस्ट फर्स्ट में, और वो कौन से सॉल्यूशंस वहाँ पर बनाएंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन उसकी बात करते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी, आपको पता है ह्यूमिडिटी से कहते हैं बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जो भी एयर हमारे संपर्क में रहती है वहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के वो उसके ऊपर बैठने लगते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर वहाँ पर क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए याद रखना कि अगर हम देखेंगे ह्यूमिडिटी किसका एग्जाम्पल होगा, लिक्विड जाके बैठ गया किसके ऊपर, गैस के ऊपर। फिर अगर एलॉय की बात करते हैं, एलॉय होता है क्या, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स हो जाता है, ठीक है, मेटल आपस में मिल करके, और मेटल कैसे होता है, सॉलिड, तो सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। अमलगम, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, अमलगम की अगर बात करते हैं, जो कि हमारा मरकरीज हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो सोडियम के ऊपर जाके बैठ जाता है, सोडियम अमलगम बन जाता है। सोडियम कैसा, सॉलिड, तो लिक्विड और सॉलिड का हो जाता है। तो बताओगे लिक्विड सॉलिड कौन से एग्जाम्पल में, फोर्ड। फिर बात करते हैं स्मोक। स्मोक में जैसे कि अगर कोई चीज़ जलाई जाती है, धुआं निकलता है, तो धुएं में तो जो गैसेज होती है वो तो ऊपर की तरफ भाग रही, लेकिन उसके साथ जो काला काला में दिखाई देता है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, कार्बन वगैरह के सब के उसके क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो उसके साथ भागते रहते हैं। तो इसका मतलब गैस के साथ कौन है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो हम बताएंगे यहाँ पर सॉलिड इन गैस। तो इस हिसाब से ऑप्शन को देखते हैं, पहला जाएगा सेकंड के साथ, तो सेकंड 2 ऑप्शन में है। फिर एलॉय फर्स्ट के साथ, ये अब बताओगे डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाता है कि जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, सेक्शन बी के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगले टर्म पे हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।